निशा अपने डैड की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका एक्सप्रेशन देखकर राजेश जी को लगता है कि वो शादी नहीं करना चाहती। ये सोचते हुए वो निशा का हाथ अपने हाथ लेते हुए बोलते हैं, बेटा अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो बता सकती हो। ये सुनकर निशा अपने डैड की तरफ देखकर बोलती है, नहीं डैड मैं किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं ये शादी कैसे करूं? मैं उस लड़के को जानती तक नहीं, कभी मिली भी नहीं हूं, तो फिर मैं शादी कैसे करूं? अभिनव जो अब तक अपने डैड और बहन को बातें सुन रहा था, वो निशा बोलता है, प्रिंसेस कुणाल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो अभी तुम्हें प्यार तो नहीं कर सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम उस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं बचपन से उसे जानता हूँ और तू भी तो उसके डैड और दादाजी को जानती है, कितनी बार वो तुमसे मिलने डैड के साथ आए थे। सबकी बात सुनकर निशा कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, डैड मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। राजेश जी निशा की बात सुनकर खुश होते हैं। मैं ये शादी 2 साल के लिए करूंगी, अगर इन 2 सालों में हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहे और एक दूसरे को समझने लगे तो हम डाइवोर्स नहीं लेंगे और साथ रहना कंटिन्यू करेंगे। अगर हम दोनों इन 2 सालों में एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं रह पाए तो कोई भी मुझे डाइवोर्स लेने रोकेगा। निशा की बातें सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। निशा सबको देखकर फिर बोलती है, डैड मैं अभी अंकल और दादाजी की इज्जत बचाने के लिए शादी करूंगी, लेकिन अगर मैं इस शादी में खुश नहीं रह पाई तो फिर भी आप मुझे इस शादी में रहने को बोलोगे। ये सुनते ही राजेश जी निशा को अपनी बाहों में भर लेते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, नहीं बच्चा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले मायने रखती है। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी रिश्ते में बंद कर नहीं रखना चाहता जहां तुम खुश ना हो। थोड़ी देर और सोचने के बाद निशा को देखते हुए बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहती हो ऐसा हो तो ऐसा ही होगा। मैं अभी गौतम और अंकल को ये बात बता देता हूँ। बच्चा अंकल तुम्हें मिलना चाहते, वो खुद एक बार तुमसे बात करना चाहते हैं। सब कुणाल के दादाजी यानी हर्षवर्धन रघुवंशी जिस रूम में थे वहां जाते हैं। वहां पहले से ही कुणाल के पेरेंट्स कुणाल मौजूद था। राजेश जी हर्षवर्धन जी के पास बोलते हैं, अंकल निशा इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन इसको कुछ शर्तें हैं। ये बात सुनकर हर्षवर्धन जी और कुणाल के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और कुणाल फर्स्ट टाइम निशा को देखता है। उसे वो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अभिनव को एक बहन है और वो विदेश रहती है, ये कुणाल को मालूम था, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं था। कुणाल अपने सोच में था ही कि उससे हर्षवर्धन जी की आवाज आती है। वो राजेश जी से पूछ रहे थे, कैसी शर्त है बेटा? तो राजेश जी निशा ने जो उन्हें कहा था वो सब बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद हर्षवर्धन जी निशा को अपने पास बुलाते हुए बोलते हैं, निशा हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और फिर भी तुम दोनों को ये शादी करनी पड़ रही है। अगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता होता तो हम तुम्हें कभी इस शादी के लिए नहीं बोलते। शादी तो जन्म भर निभाने का साथ होता है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं रह पाई तो हम भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। 2 साल बाद अगर तुम इस शादी में रहना चाहे तो रह सकती हो, अगर नहीं रहना चाहो तो को सकती हो। निशा दादाजी की तरफ देखकर इमोशनल हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी दादाजी कुणाल को अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? कुणाल दादाजी को हाँ बोल देता है। दादाजी उसे बोलते हैं, तुम्हारे पास भी 2 साल है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ हमेशा रहो। उनकी बात सुनकर कुणाल कुछ नहीं बोलता। तभी गौतम जी कहते अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलते हैं, सुनीता तुम और कविता जी जाकर निशा को तैयार करो, मुहूर्त का टाइम होने वाला है। और तुम सब लोग बाहर चलो। कुणाल और सब लोग बाहर जाते हैं। अब रूम में निशा, कविता जी और सुनीता जी रहते हैं। कविता जी और सुनीता जी निशा को तैयार होने में मदद करते हैं। गार्डन एरिया में कुणाल का घर किसी महल से कम नहीं था। उसकी शादी का मंडप घर के गार्डन में सजा था। कुणाल मंडप में बैठा था और पंडित जी शादी से पहले की विधि कर रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं। कुणाल अपनी सोच में था। वो सोच रहा था उसने निशा को कहाँ देखा है। तभी कोई कहता है, दुल्हन आ गई। ये सुन कुणाल उस तरफ देखने लगता है तो निशा एक लाल शादी के जोड़े में उसे आ रही थी। उसका चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ था, इसीलिए वो उसे ठीक से नहीं देख पाता। कीर्ति और कविता जी निशा को मंडप में बिठाते हैं। कुणाल और निशा की शादी शुरू होती है। एक एक करके शादी की रस्में हो रही थी। जब पंडित जी कुणाल को निशा के मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तब कुणाल निशा का चेहरा देखता है तो थोड़ी देर देखता ही रहता है। निशा बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी, मानो किसी राजकुमारी की तरह। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ,
छोटी सी नाक और मुलायम गाल, ऐसा लग रहा था कोई परी उसके सामने बैठी हो। लेकिन तभी कीर्ति उसे आवाज देते हुए बोलती है, भाई भाभी को देखना बंद करिए और सिंदूर से मांग भरिए। ये सुन कुणाल जल्दी से निशा की मांग भरता है और गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इतना होते ही पंडित जी सुन संपन्न हुई बोल देते हैं। सब खुश थे सिवाय दूल्हा दुल्हन के। वो दोनों अपने ही दुनिया में खोए हुए थे। पंडित जी दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। कुणाल की शादी में मीडिया तो आई थी, लेकिन दुल्हन के बारे ज्यादा किसी मालूम नहीं था। किसी ने दुल्हन का मुंह नहीं देखा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में गौतम जी मीडिया वालों से कहते हैं, हमारे घर की रीति रिवाजों की वजह से आप दुल्हन का मुंह नहीं देख सकते, तो आप ऐसी ही फोटो लीजिए। उनकी बात समझते हुए कोई भी कुछ नहीं कहता और ऐसे ही फोटो लेते हैं। सब फंक्शन खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं। अब सिर्फ रघुवंशी फैमिली के लोग और निशा के फैमिली को लोग ही थे। निशा के डैड कुणाल के पास जाते हैं और उससे थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं, बेटा मैंने मेरी बेटी को उसकी बीमारी की वजह से बचपन में यहाँ से विदेश अपने भाई के पास भेजा था और वो वहीं रह गई, लेकिन मैं उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। उसका ख्याल रखना। उनकी बात सुन के कुणाल बिना किसी भाव के बोल्ट है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे खुश रखने की। सभी निशा से मिलके अपने घर जाते हैं। कीर्ति निशा और कुणाल को घर के अंदर ले जाने लगती है। सुनीता जी पहले ही घर के अंदर जा चुकी थी गृह प्रवेश की तैयारियां करने। कैसा होगा कुणाल और निशा का शादी के बाद का सफर? क्या दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा या 2 साल बाद होंगे दोनों अलग? जब कीर्ति कुणाल और निशा को घर के सामने लाती है, तभी सुनीता जी कुछ सर्वेंट्स के साथ हाथ में आरती की थाली लेके आती है। वो कुणाल और निशा की आरती उतारती है। उसके बाद सर्वेंट के हाथ कलश लेके निशा के सामने रखती और उसके आगे आलते की थल रखकर निशा से प्यार बोलती है, बेटा इस कलश को लात मारकर इस आलते की थल में अपने पाँव रखकर अपने कदम इस घर में रखो। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। निशा उनकी बात सुनने के बाद हल्के से कलश को लात मार के गिरा देती है और आलते की थाल में अपने पाँव रखती है और आगे चली जाती है। उसके पीछे सभी घर के अंदर चल जाते हैं। सुनीता जी निशा और कुणाल को घर के मंदिर में लेके जाती है। वहां सभी भगवान आशीर्वाद लेते हैं और हॉल में आ जाते हैं। तभी कीर्ति अपनी माँ की तरफ देखकर एक्साइटेड होकर पूछती है, मॉम हम शादी के बाद की रस्में करने वाले हैं ना? उसकी बात सुनकर कुणाल बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलता है, कोई रस्में नहीं होने वाली, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। और अपने डैड की तरफ देखकर बोलता है, डैड कल का रिसेप्शन कैंसिल कर दीजिए, कोई भी बहाना बनाए पर कल कोई रिसेप्शन नहीं होगा। इतना बोलकर किसका कोई भी जवाब बिना सुने वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद सुनीता जी निशा के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर फेरते हुए बोलती है, बेटा कुणाल की बातों को बुरा मत मानना, वो अभी डिस्टर्ब है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। उनकी बात बीच में करते हुए निशा कहती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं समझ सकती हूँ और मैं भी ये रिसेप्शन नहीं चाहती हूँ। निशा की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सुनीता जी उसे बोलती है, बेटा मुझे आंटी नहीं मॉम कहो, आज से मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। निशा उन्हें देखते हुए कहती है, जी मॉम। तभी वहां खड़े करण और कीर्ति निशा दोनों बाजू आकार खड़े होते हैं और बोलते हैं, और मस्ती करनी हो तो हमारे पास आना, हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। उनकी बात सुनकर निशा के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। उन सबकी बातें सुन रहे गौतम जी कीर्ति से बोलते हैं, कीर्ति अब बाकी को बातें कल करना, तुम्हारी भाभी थक गई होगी, उन्हें कुणाल के कमरे में लेकर जाओ। गौतम जी की बात होने के बाद सुनीता जी निशा को देखकर बोलती है, निशा आज के दिन तुम्हें कीर्ति अपने कपड़े देगी चेंज करने, कल तुम्हारी मॉम तुम्हारे कपड़े ये भिजवा देंगी, ठीक है ना? ये सुनकर निशा सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। कीर्ति निशा को कुणाल की रूम की तरफ ले जाते हुए बोलती है, भाभी आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। आप कुछ भी भाई के बारे में जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकती है, मैं आपको भाई के बारे में बस बता दूंगी। कीर्ति की बात सुनकर निशा कुछ सोच डूब जाती है और कीर्ति अपनी धुन में बातें किए जा रही थी। जब कुणाल का रूम आता है तो कीर्ति फिर निशा को थोड़ा हिलाते हुए बोलती है, भाभी आप कहाँ खो गई? उसकी बात सुनकर निशा होश में आती है और बोलती है, कुछ नहीं बस थोड़ी थक गई हुई। कीर्ति निशा से बोलती है, भाभी आप अंदर जाए, मैं आपको चेंज करने की कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोल वो जाती है। निशा धीरे से रूम का गेट खोलती है और अंदर आती है। रूम में हल्की हल्की रोशनी थी, पूरा रूम डेकोरेट किया गया था। एक किंग साइज बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां थी। रूम में सेंटेड कैंडल्स जली हुई थी, उससे रूम में काफी अच्छी खुशबू आ रही थी।
निशा रूम को चारों तरफ देख रही थी, तभी रूम दूर नॉक होता है। निशा डोर ओपन करती है तो कीर्ति कुछ कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी। कीर्ति निशा कपड़े देकर बोलकर चली जाती है। निशा कपड़े लेकर रूम में आती है और दूर लॉक करती है। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और कुणाल बाहर आता है। उसने पहले से ही अपने कपड़े चेंज किए थे। निशा उसे देखकर वही रुक जाती है। कुणाल निशा को देखकर उसे बोलता है, जाओ जाकर चेंज कर लो, बाद में हम बात करते हैं। इन कपड़ों में तुम्हें भी अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। उसकी बात सुनकर निशा अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिलती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आती है तो देखती है कुणाल सोफे पे बैठा है। कुणाल उसे देखकर उसे बोलता है, आओ बैठो ये पर। उसकी बात सुनकर निशा वहां जाकर बैठ जाती है। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। तभी कुणाल निशा को देखे बोलने लगता है, निशा हम कहीं पहले मिले हैं। निशा उसका सवाल सुन हैरान रहती है, उसको इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कुणाल समझ जाता है और आगे बोलता है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है पर याद नहीं आ रहा। उसकी बात समझते हुए निशा धीमी आवाज में बोलती है, वो मैं आपकी कंपनी में एज अ इंटीरियर डिजाइनर काम करती हूँ। आपने कंपनी में मुझे देखा होगा। कुणाल कुछ सोचते हुए सिर हिला देता है और फिर पूछता है, तुम्हारे डैड की खुद की इतनी बड़ी कंपनी है तो वहां ज्वाइन न होते हुए मेरी कंपनी में क्यों ज्वाइन किया। निशा अपना सिर नीचे किए हुए बैठी थी तो वैसे ही जवाब देती है, मुझे अपने दम पर कुछ करना है, इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाहती। निशा की बात से कुणाल इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद वो निशा की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो फिर बोलता है, निशा मैं जानता हूँ हम दोनों की शादी किस हाल में हुई है। ना तुम मुझसे प्यार करती हो और नहीं मैं तुमसे। पर मैं चाहता हूँ कि जब तक हम इस रिश्ते में हैं तब तक दोस्त तो बन ही सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता मुझे तुमसे प्यार होगा या नहीं और मैं तुम्हें भी फोर्स नहीं करना चाहता, तो हम दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में जो भी करना है तुम कर सकती हो। मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। कुणाल की बातें सुनने के बाद निशा पहली बार इस रूम में आने के बाद कुणाल को देखती है और धीरे से बोलती है, ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस में मुझे एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करें। निशा की बात समझते हुए कुणाल हाँ में सिर हिला देता है और बेड की तरफ बढ़ते हुए निशा से बोलता है, रात काफी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। इतना बोल वो बेड से एक तकिया लेके सोफे की तरफ जाता है और फिर से बोलता है, मैं सोफे पे सो जाता ही, तुम आराम से बेड पर सो जाओ। इतना बोल वो सोफे लेट जाता है। निशा भी जाके बेड पे सो जाती है। क्या इन दोनों में प्यार होगा या फिर ये ऐसे ही अलग रहेंगे?